Hello everyone. हम्म, हाँ। हेलो एवरीवन। आज अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। 3 दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं आ नहीं पाया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पहली बार मुझे, तो इसीलिए मेरी क्लासेस नहीं हो रही थी। आज से अपनी क्लासेस फिर से रेगुलर होगी, रिज्यूम होगी। और मैं कोशिश करूंगा सबसे बात करके, अभी सब आ जाएं तो मैं बात करके ये कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में अपन एक एक क्लासेस बढ़ाकर इसको जल्दी से कवर अप कर लें, कि सबका कवर हो जाए। बेटा थोड़ा सा जो डिले हुआ है वो इसीलिए हुआ कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कुछ ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं कोई क्लासेस नहीं ले रहा था बेटा। दिस वॉज द एक्चुअल प्रॉब्लम। अब जो होगा, अब वो सारी चीजें वापस ऑनलाइन हो जाएगी, अपने चैप्टर्स लाइन अप हो जाएंगे सारे और अपन कवर कर लेंगे। जैसे अपन ने कहा था द लास्ट टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग अपन को स्टार्ट करना था, बट वी कुड नॉट स्टार्ट ऑन द मंडे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं और कंफर्टेबली अपनी सारी चीजें कवर अप हो जाएगी। ठीक है, अपन 2-1 मिनट वेट कर लेते हैं, सब आ जाएं। क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा लेट ही मैसेज डाला था कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, बट अपन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, एवरीवन एटलीस्ट हाई कर दो, हेलो कर दो, मुझे मालूम पड़ जाए कितने लोग आ गए, कितने आने वाले हैं, तो थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में अपन स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन ग्राफ से स्टार्ट करेंगे जहां पर अपन ने छोड़ा था, फिर बाकी आगे। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ में अपन ने पढ़ा था क्या, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों के दोनों क्या रहते हैं, एक्स और वाई पॉजिटिव। फिर आपका सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। फिर आपका आता है थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों की दोनों नेगेटिव। ठीक है, और फिर आपका आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। दिस वाज द बेसिक थिंग जो मैं आपको उस दिन बता चुका हूँ। फिर भी यहीं से अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि किसी का कुछ छूटे नहीं, सब कुछ कवर अप हो जाएगा आज की तारीख में। ये 1.5 घंटे में आराम से क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे विद ग्राफ्स। तो यहाँ पर क्या हो गया है, जब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की बात हुई थी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस that is y equal to 0, and vice versa, equation of y axis x equal to 0। ठीक है, अब अगर x equal to k है, it is parallel to y axis, and y equal to k, it is parallel to x axis। जरा बेसिक थिंग थी, फिर भी एक बार लिख लो, अगर आपने उस दिन नहीं लिखा है तो एक बार लिख लो, फिर अपन बात करते हैं आगे। बेटा ये आराम से लिख लो, ये सब चीजें उस दिन मैंने बेसिक लिखवाई थी, यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। अपन ग्राफ्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार शॉर्ट में बनाते हुए भी चलेंगे डायग्राम्स, जरा इनको लिख लो सब जने। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू k इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इक्वल टू k इज पैरेलल टू x एक्सिस। सिंपल बेसिक है, पर ये आपको मालूम होना चाहिए, उसके लिए लिख लो बेटा। बेटा बस सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सबने ये लिख लिया होगा, तो मैं अब आगे लिखता हूँ।
भी आपको कहता है x इक्वल टू 0 लाइन बनाओ, तो आपको बहुत छोटे से डायग्राम से बता देता हूँ कि आप इसको कैसे डिनोट करेंगे। x इक्वल टू 0 आपका y एक्सिस होता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सिर्फ y एक्सिस को डार्क कर देते हैं अपन रेड कलर से, तो ये हो गया x इक्वल टू 0। सिंपल। अपन ने जैसे ही x इक्वल टू 0 कोई बोलेगा तो अपन क्या करेंगे, y एक्सिस को डार्क कर देंगे, जैसे मैंने रेड कलर से उसको अभी डार्क करा है। सिंपल। अब ऐसे ही इसकी जगह अगर अपन को कोई बोलता है y इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूंगा, अपन इक्वेशन साइड में भी लिख देते हैं, इससे कंफर्टेबली क्लियर होगा। y इक्वल टू 0। अब ये y इक्वल टू 0 है, मतलब x एक्सिस उसकी इक्वेशन है, तो अपन x एक्सिस को डार्क कर देते हैं। सिंपल। दिस इज y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको सारे बेसिक सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, अपन आगे तक इसको पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अगर ऐसे ही आपको कोई बोलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका ये मतलब हुआ x ग्रेटर देन 0, x इधर क्या रहता है, पॉजिटिव, x इधर क्या रहता है, नेगेटिव। तो अगर मुझे बोला जा रहा है x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ, तो मैं इधर शेड कर दूंगा, दिस इज x ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस इज योर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऐसे ही अगर आपका आता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ऊपर रहता है पॉजिटिव, नीचे रहता है नेगेटिव। अब वो बोल रहे हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसके लिए शेडिंग होगी आपकी ऊपर की तरफ, ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिंपल सिंपल बेसिक इक्वेशंस है और कुछ भी नहीं है। बट इसी में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा, एंड आ जाएगा, मतलब होता है कॉमन, एंड का मतलब होता है कॉमन। इसका ये मतलब है कि दोनों साथ में बना रहे बेटा। अब इसमें क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों के लिए शेडिंग करते हैं हल्की हल्की, फिर देखते हैं कि कॉमन एरिया क्या है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखा जाए तो कॉमन एरिया क्या लिख रहा है आपको, योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं चाहता तो इसको बिना डायग्राम के भी आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता था, इसको मैं बिना डायग्राम के भी आपको एक्सप्लेन कर सकता था। बिना डायग्राम के कैसे, ठीक है श्रेया, मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा कि जब मैं बोलता हूं तो मैं यहीं आकर बोलूं, तो वॉइस क्लियर रहेगी बेटा। ठीक है, अब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर दोनों ही ग्रेटर देन 0 हैं, तो इसका ये मतलब है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। मैं चाहता तो इसको बिना डायग्राम के भी बता सकता था, क्यों, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट डायग्राम बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। जब x और y दोनों पॉजिटिव, दैट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको इसको बिना डायग्राम के भी एक्सप्लेन कर सकते थे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी की जगह x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0 होता,
x greater than equal to 0 and y less than equal to 0, तो क्या होता कि भैया x तो पॉजिटिव है पर y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है पर y नेगेटिव है। अगर ऐसा होता है x greater than equal to 0 and y less than equal to 0, तो मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये आपके फाउंडेशन में भी आ चुका है ना। x greater than equal to 0 है और y less than equal to 0 है, ठीक है। x greater than equal to 0 and y less than equal to 0 मतलब x positive and y negative, तो आंसर इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये मालूम जो क्वेश्चन है ना ये ऑलरेडी आ चुका है, फाउंडेशन में भी आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि x greater than equal to 0 and y less than equal to 0। अभी मैं आपकी वो वॉइस वाली प्रॉब्लम भी दूर कर रहा हूँ, एक सेकेंड लगेगा बस, तो आपकी वॉइस भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बस 2 मिनट्स बेटा। अब मुझे लगता है मेरी वॉइस, एक सेकेंड बेटा बस। हाँ बेटा। ठीक है। हाँ श्रेया आप बताओ, वॉइस क्लियर आ गई अब। वी हैव चेंज द सिस्टम इसलिए थोड़ा सा बताओ। ठीक है, ऑडिबल। अब बेटा यहाँ पर अपना ये बेसिक शुरू हुआ था, अब इसी के आगे अब बताना बेटा, मैं जब है ना बोर्ड के पास हूँ तब भी वॉइस क्लियर है कि नहीं बेटा। ठीक है, बढ़िया, ऑल ओके। अब मैं ये डायग्राम्स रिमूव कर रहा हूँ, फिर अपन आगे के डायग्राम्स को समझते हैं, ठीक है। अब बेटा क्या होता है इसके बाद नेक्स्ट, अगर 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, अगर कोई आपको कहता है x लेस देन इक्वल टू 2 बनाओ, क्या बनाओ, x लेस देन इक्वल टू 2, तो यार x इक्वल टू 2 तो यार पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। अब उसमें कहा लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन इक्वल टू 2 शेयरिंग किस साइड होगी, ऑब्वियस सी बात है लेस देन 2 है तो इट वुड बी शेयर्ड 2 से छोटे की तरफ, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड। क्या ये शेयरिंग क्लियर है। अगर ऐसे ही y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होता, y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होता, तो क्या होता, y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है तो ग्रेटर देन है तो इसकी शेडिंग किस साइड होगी, ऊपर की तरफ। ये शेयरिंग क्लियर है, क्योंकि उसने बोला y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से बड़ा, तो मतलब -2 से बड़ा कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो सिंपल अपन ने ऊपर शेड कर दिया।
अब ये बेसिक्स इसलिए एक बार बता रहा हूँ कि यार एक बार भी सुन लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है वॉइस भी क्लियर है, अच्छे से कवर अप भी हो जाएगा, ठीक है। ये आप बना लो डायग्राम्स, बेसिक्स भी। फिर अपन आगे का एक है ना, इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर 2 वेरिएबल वाले पे चले जाएंगे कि अपने बेसिक्स जल्दी से कंप्लीट हो पाए ग्राफ के, ठीक है। अब अगर इसी में अपने पास क्वेश्चन होता है x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, y लेस देन इक्वल टू 2 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये कैसे बनाएंगे एक ही ग्राफ पे? ध्यान से देखना, आपको क्लियरिटी भी आ जाएगी और कॉमन रीजन भी आ जाएगा। -1 -2 -1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अब x लेस देन इक्वल x इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होगी? पैरेलल टू y एक्सिस। अब यार लेस देन इक्वल टू 3 बोला है तो ऑब्वियस सी बात है शेडिंग कहाँ होगी? अंदर लेस देन की तरफ, तो इसकी शेडिंग कहाँ होगी? इधर। अपन एक एक लाइन बनाते हुए चलेंगे और क्लियरिटी लेते हुए चलेंगे। लेस देन 3 है मतलब 3 से छोटा लेफ्ट साइड जाएगा, सिंपल है, इजी है। अब ऐसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये क्या हो जाएगा? अब ग्रेटर देन -2 बोला है मतलब ये क्या हो गया यार? -2 से बड़ा, -2 से बड़ा क्या होता है? 0 1 2 ऐसे, तो राइट हैंड साइड पे शेडिंग हो जाएगी। ग्रेटर देन बोला है, सिंपल शेडिंग इधर हो गई। अब फिर क्या है अपने पास? नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी? y लेस देन इक्वल टू 2। अब y लेस देन इक्वल टू 2 है तो यार y इक्वल टू 2 लाइन तो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, बना दी x एक्सिस की। पर उसने बोला 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब नीचे की तरफ, तो शेड कहाँ होगी? नीचे की तरफ, ठीक है। ठीक है। अब उसने बोला y ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है। तो पैरेलल टू x एक्सिस और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 मतलब ये हो जाएगा शेडिंग आपकी अपवर्ड्स, -3 से बड़ा, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन पूरा डायग्राम देखें तो अपन को कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन रीजन क्या दिख रहा है? तो वो देखते हैं, अपन किसी और कलर से कर देते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। क्या ये बीच का एरिया सब में कॉमन है? दिस इज अ कॉमन रीजन। मतलब देखा जाए तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपका ओवरऑल कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं चाहूं तो इसमें पॉइंट्स भी निकाल सकता हूं, बहुत इजीली निकाल सकता हूं। पहला पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट था, x की वैल्यू क्या थी आपकी? 3 और y की वैल्यू थी -3। x की वैल्यू थी 3, y की वैल्यू क्या थी? 2, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू आपकी थी x की वैल्यू -2 थी, और ये -3, फिर -2 और ये आ गई आपकी 2। चारों पॉइंट्स भी आ गए। पॉइंट्स इसलिए निकालना आना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि विच आर दी योर कॉर्नर पॉइंट्स। और ये ग्राफ को अगर अपन ध्यान से देखें तो
तो यहाँ पर अगर देखें तो इट इज अ स्क्वायर। क्यों क्यों स्क्वायर है? क्योंकि ये देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ऊपर कितना गया 2, नीचे कितना गया 3, टोटल हो गया 5। ऐसे ही ये इधर कितना गया 3, इधर कितना गया 2, टोटल कितना हो गया 5। लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल। जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल है तो मतलब ये क्या हो गया, इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। तो ये ग्राफ अपना स्क्वायर वाला भी कंप्लीट होता है इससे। ठीक है, जरा इसको लिख लो। अब तो सबको वॉइस क्लियर है। अब अपना एक 2 वेरिएबल बाकी है और एक 2 वेरिएबल में अपनी 2 टाइप की इक्वेशंस होती हैं, वो कर लें तो अपना ग्राफ का बेसिक हो जाएगा, फिर अपन क्वेश्चंस पे जा पाएंगे बेटा। ठीक है, अब जैसे 2 वेरिएबल की इक्वेशन होती है, जैसे 2 वेरिएबल की इक्वेशन होती है तो दैट इज 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। अगर इसे बनाना है तो पहले हमेशा एक बात ध्यान रखना सभी जने, एक बार इसमें x को 0 रख दो। x को 0 रखोगे तो क्या होगा, तो y लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ये 2 आ जाएगा। और एक बार y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। मुझे लगता है इस सिचुएशन में सबको ये कैलकुलेशन तो आता होगा। तो एक बार क्या पॉइंट मिल गया 0,2 और एक मिल गया 3,0। जब आप इसे बनाते हो तो इसकी शेडिंग किधर और कैसे होगी? थ्री कॉमा जीरो, 0,2 दोनों को ज्वाइन करते हैं और ये ग्राफ बनाते हैं। अब इसकी शेडिंग कैसे होगी? यहां तक ग्राफ बनाने तक बहुत सिंपल था। मेन है इंपॉर्टेंट पॉइंट की शेडिंग कैसे होगी और क्या होगी, तो उसको जरा ध्यान से सुनना और पॉइंट कैसे अपन कहाँ शेड करेंगे क्या करेंगे वो चीज को समझना। एक्चुअली क्या है, इसका अगर कोई बेसिक कंसेप्ट पूछे तो बेसिक कंसेप्ट होता है टेक एनी पॉइंट। बेसिक कंसेप्ट सब जने ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो बेसिक ही काम आते हैं। क्या होता है, टेक एनी पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन द लाइन, टेक एनी पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन द पॉइंट, if that point satisfy the equation then shading is done towards that point, and if point doesn't satisfy then it is against the point। सिंपल लाइन में कवर होता है। अगर वो पॉइंट जो है वो पॉइंट आपको ऐसा लेना है जो वो लाइन पे लाई नहीं करता। अगर वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसकी तरफ शेड होगा, बट अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो उसके अगेंस्ट होगा। बस सिंपल। बट अगर आपको इतना सब कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना तो मैं आपको एक सिंपल लाइन देता हूं, उससे ध्यान रखना। सिंपल लाइन ये है कि यार 2 टाइप की इक्वेशन होती है, या तो वो ओरिजिन से पास होगी या ओरिजिन से पास नहीं होगी। ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही, ओरिजिन मतलब दिस 0,0, यार ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो अपन सिर्फ हमेशा ओरिजिन को ले लो, ओरिजिन पुट करा, मैंने देखा तो 0 लेस देन 6 आ रहा है विच इज सेटिस्फाइड। 0 6 से छोटा होता है, वो सेटिस्फाई हुआ है। तो ये क्या होगा कि यार उसने उसको सेटिस्फाई करा, सेटिस्फाई करा तो क्या होगा, उसकी तरफ झुकाव आ जाएगा। तो मतलब शेडिंग कहाँ होगी, उसकी तरफ हो जाएगी, ओरिजिन की तरफ। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल हो गया। क्लियर है?
ओरिजिन की तरफ शेडिंग क्यों हुई, कंसेप्ट वाइज क्लियर है। बट अगर यही सोचो, यही इक्वेशन में अपन हल्का सा अपन चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं कि यार ये अगर ऐसा होता 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता, और अब मैं अगर ओरिजिन पुट करता तो 0 ग्रेटर देन 6 सेटिस्फाई नहीं होता। सेटिस्फाई नहीं होता तो भैया अब शेडिंग क्या हो जाती है, अगर ये व्हाइट वाली इक्वेशन होती तो शेडिंग कहाँ होती, ऊपर की तरफ। पर जब रेड वाली ये ग्रीन वाली इक्वेशन थी तो उसकी शेडिंग कहाँ हुई, नीचे की तरफ, जो रेड से मार्क करा है। ठीक है, सिंपल आपको ध्यान रखना है, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो उस पॉइंट की तरफ, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उस पॉइंट के अगेंस्ट। सिंपल। व्हाइट वाले में ऊपर क्यों होगा, क्योंकि उसकी इक्वेशन बदल के अपन ने चेक करी। ये देखो क्या करा कि भैया 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 था, मतलब 0 ग्रेटर देन 6 नहीं होता सेटिस्फाई, तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट शेड होगी। दोनों कंसेप्ट याद रखो, बेसिक वाइज याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी आगे की। अब इसमें एक टाइप की इक्वेशन बेसिकली और होती है, बस वो सीख लें तो अपन क्वेश्चंस पे जा पाएंगे। ठीक है, यहां तक अगर ये इक्वेशन वाला मामला क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक। अब एक लास्ट कंसेप्ट है x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इस पे मैं पॉइंट्स लेता हूं, देखना क्या होगा। x को 0 लूंगा तो मेरा y भी 0 आ जाएगा, तो मतलब पहला पॉइंट ही 0,0 आ गया। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू भी 100% 0 आ रही है। जब x और y दोनों 0 आ रहे हैं, x और y अगर दोनों की दोनों 0 आ रहे हैं, मतलब ये जो इक्वेशन है ओरिजिन से पास हो रही है, वहीं पे मामला खत्म हो जाता है। अब इसमें कैलकुलेशन में भी एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। यहां पे y का कोएफिशिएंट पर ध्यान दो। y का कोएफिशिएंट क्या है, 3। अगर y का कोएफिशिएंट 3 है तो x की दो वैल्यू ले लो, एक 3 और एक -3। इक्वेशंस बनाने में आसानी होगी। तो एक बार y की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक बार आ गई -1, तो 3,1 और -3,-1। पॉइंट्स निकालने में भी आप आसान कैसे कर सकते हो कैलकुलेशन, वो बता रहा हूं। अगर पहला पॉइंट ही 0,0 आ जाए, मतलब इक्वेशन में से कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो फिर आपको क्या देखना है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट दिया हुआ था पहले से 3। अगर ये x का कोएफिशिएंट होता तो मैं y की वैल्यू लेता। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 था तो x की वैल्यू एक बार 3 और एक बार -3 ली, जिससे बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसे बना भी लेते हैं, कंफर्ट कर लेते हैं। थ्री कॉमा वन -3, -1 और 0। अब इसको अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन बन गई। फिर से आप लोगों की एक ही दिक्कत आती है कि यार सर शेडिंग कैसे करेंगे। तो शेडिंग करने का फिर भी मैं एक बार बेसिक कंसेप्ट वापस रिवाइज करा देता हूं। टेक कोई भी ऐसा पॉइंट लो जो उस लाइन पे लाई नहीं करता, उस पॉइंट को उस इक्वेशन में डालो। अगर वो उसको सेटिस्फाई करे तो उसकी तरफ शेड होगा, सेटिस्फाई ना करे तो उसके अगेंस्ट होगा। सिंपल, कुछ भी नहीं होता इसके सिवा। बट यहां पर भी मैं आपको थोड़ा सा फिक्स लॉजिक दे देता हूं। फिक्स लॉजिक ये होता है कि आप क्या कर लो, सिंपल लॉजिक फिक्स कर लो कि भैया जब भी वो ओरिजिन से पास होगा तो मैं पॉइंट लूंगा 1,0। क्या पॉइंट फिक्स करा है, 1,0। दिस इज योर 1,0।
अब ये 1,0 इक्वेशन में डाल देते हैं। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पॉइंट की तरफ शेड हो जाएगा, क्योंकि उसने उसको सेटिस्फाई करा है। इक्वेशन में पुट करा और इक्वेशन ने उसको सेटिस्फाई करा तो उसकी तरफ शेड हो जाएगा। ये अपना बेसिक कंसेप्ट जो है ग्राफ का यहां पर जाके कंप्लीट होता है, जिससे अपन क्वेश्चंस की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, जरा इसको लिख लो, सब कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब अपन क्वेश्चंस कर पाएंगे, पूरा उसको सॉल्व कर पाएंगे कि किस तरीके से अपन को ग्राफ्स के साथ उसको सॉल्व करना है। पर जो बेसिक कंसेप्ट आपको आने थे वो सारी चीजें यहां पर कंप्लीट होती है ग्राफ की। ठीक है, बेटा श्रेया मैं वही बोल रहा हूं कि अज्यूम मत कर। वन अज्यूम क्या है, जैसे कि उसको यूं बोलना चाहिए कि वो पॉइंट कभी भी अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होगी तो 1,0 से पास नहीं होगी, तो तू हमेशा वो फिक्स कर ले, उससे क्या इजी हो जाएगा। या 0,1 भी ले सकते थे, 0,2 भी ले सकते, मैं बहुत सारे पॉइंट्स बता सकता हूं। मैं फिक्स इसलिए चल रहे हैं कि अपन बार बार है ना कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगी चीजें, इससे गलती नहीं होगी, बस इसलिए बोल रहा हूं और कुछ नहीं, है ना श्रेया। ठीक, चल अब अपना ये बेसिक जो कंप्लीट हुआ है, अब पहले अपन है ना इक्वेशंस बनाना भी सीखेंगे, फिर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना भी सीखेंगे कि कैसे आना चाहिए। सबसे पहले सब एमएल निकाल लो, एमएल के क्वेश्चंस, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, आपको पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, एमएल का एग्जाम्पल नंबर जो है आपका सेकेंड वाला पेज नंबर 630 पे रीड कर लो बेटा, है ना। पर ये करने से भी पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक दे देता हूं कि कैसे इसको करना है। समझो अगर है ना मैंने कोई है ना फर्नीचर फिक्चर्स का काम शुरू करा, यार मेरे पास कैपिटल थी अराउंड 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मेरे पास कैपिटल थी लगाने के लिए, मैंने फर्नीचर फिक्चर्स का काम शुरू करा, और मेरे पास एक स्टोरेज कैपेसिटी थी दैट वाज ऑफ टोटल मिला के टेबल चेयर में 100 पीसेस इसमें स्टोर कर सकता हूँ। अब मैंने देखा कि यार मुझे टेबल और चेयर खरीदनी है। जब मुझे टेबल और चेयर खरीदना, मैंने टेबल्स को मान लिया x और चेयर को मान लिया y। अब कभी भी मैं खरीदने जाऊंगा तो मैं ये ध्यान रखना पड़ेगा यार कि x प्लस वाई जो है वो हमेशा 100 से कम, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी दोनों की मिलाकर, दैट वाज 100। मतलब दोनों पीसेस मिलाकर मैं 100 से ज्यादा स्टोर कर ही नहीं सकता हूं, चाहे वो टेबल हो चाहे चेयर हो। तो x प्लस वाई जब भी मैं बाय करने जाऊंगा तो यार वो क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यार 100 से कम है कि नहीं। अगर 100 से ज्यादा हो गई तो मैं करूंगा कहाँ, रखूंगा कहाँ उसे, मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। और मैंने देखा कि एक टेबल की कॉस्ट थी समझो 2,000 रुपए, टेबल की कॉस्ट थी 2,000 रुपए, चेयर की कॉस्ट थी 1,000 रुपए। तो जब भी मैं उनको खरीदने गया तो मुझे ये कॉस्टिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि यार एक टेबल 2,000 रुपए की, एक चेयर 1,000 रुपए की, जब टोटल कैपिटल है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं क्रॉस होनी चाहिए। भैया 2000x प्लस 1000y इज लेस देन इक्वल टू 2 लाख, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं, कैपिटल ही मेरे पास 2 लाख है, दिक्कत वहां है। तो यार 2 लाख से अवेलेबल नहीं है तो मैं लेस देन इक्वल पे जाऊंगा ना, कि भैया 2 लाख से ज्यादा ना हो जाए, एक्सटेंडेड बिल नहीं हो जाए। अगर बिल ज्यादा हो गया तो पे कहां से करूंगा। ठीक है, फिर हमेशा नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। मेरे पास प्रॉफिट बोला गया था कि अगर मैं एक टेबल बेचता हूं तो मुझे 200 रुपए मिलते हैं, एक चेयर बेचता हूं तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मैंने क्या करा, z की जगह उसे मैं प्रॉफिट से इंक्लूड कर देता हूं तो ज्यादा क्लियरिटी रहती है। तो प्रॉफिट की इक्वेशन हो गई 200x प्लस 100y।
200x प्लस 100y। अब ये जो प्रॉफिट की इक्वेशन है, आप देखो नाम ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो हमेशा क्या होता है कि यार जितना ज्यादा हो वो कम है, कॉस्ट हो तो जितनी कम हो उतना अच्छा। तो ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट की बात हो रही है, पी से डिनोट करा है इसलिए मैंने उसको। जब प्रॉफिट की बात है तो मैं उसको क्या कोशिश करूंगा कि वो मैक्सिमम हो जाए, उसको मैक्सिमाइज किया जाए। हमेशा क्या करूंगा, मैक्सिमाइज करूंगा। पर जब कॉस्ट की बात होगी तो यार मैं सोचूंगा जितनी कम उतना बेटर मेरे लिए। यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट है तो वो मैक्सिमाइज हो जाए। क्या ये सबको क्लियर हुआ? इक्वेशंस बनाना कैसे अपन करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इक्वेशंस बनाते हुए भी चलेंगे। क्लियर है? यही आपका बेसिक कंसेप्ट रहेगा। ये जनरलाइज कंसेप्ट मैंने इसलिए बता दिया कि क्या होने वाला है आगे। ठीक है, सबको क्लियर है तो एक्टिव रहा करो चैट्स पे, और अच्छा रहता है, और क्लियरिटी मिलती है कि अपन को और कितना चाहिए। ठीक है, बाकी लोग भी एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 630 निकाल लो। 630 पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड को पढ़ेंगे। और रिटायर्ड पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ अप टू 20,000। टोटल अमाउंट उसके पास 20,000 है। हिज ब्रोकर रिकमेंडेड इन्वेस्टिंग इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ए एंड बी। अब यार उसके पास टोटल कितना था भाई, टोटल था उसके पास 20,000। तो मान लेते हैं कि ए बॉन्ड में उसने x और बी में उसने 20,000 बचे हुए, तो 20,000 माइनस x इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। सिंपल। अब उसके बाद क्या बोला गया यार, अब बॉन्ड ए यील्डिंग 8% रिटर्न, पहले वाले पे उसका 8% रिटर्न था और दूसरे वाले पर उसका 7%। अब उसने आगे की कंडीशन बोली, आफ्टर सम कंसिडरेशन, उसने सोच के सोचा कि यार एटलीस्ट 5,000 इन अ बॉन्ड ए और नो मोर देन 8,000 इन बॉन्ड बी। मतलब जो ए वाला है उसमें मिनिमम मिनिमम वो 5,000 तो इन्वेस्ट करेगा ही। तो यार 5,000 या उससे ज्यादा, पर उससे कम नहीं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, क्योंकि उसने बोला कि यार मैं कम से कम 5,000 उसमें इन्वेस्ट करूंगा। और बी में जो है ना वो 8,000 से ज्यादा नहीं। मतलब ये आपका हो जाएगा इसको अपन y वेरिएबल ले लेते हैं और इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए कि कंफ्यूजन्स भी कम हो। दो वेरिएबल में ले लेते हैं, तो ये हो गया y लेस देन इक्वल टू 8,000। ठीक है, अब दोनों का टोटल मिला के कुछ भी हो जाए भैया 20,000 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया कि यार उसको y लेने से इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अपन ने a का क्या कर लिया कि भैया x था तो b का क्या मान लिया y। अब जो a है उसमें वो कम से कम 5,000 इन्वेस्ट करना चाहता है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000। और जो y है उसमें यार वो 8,000 से ज्यादा नहीं, तो y लेस देन इक्वल टू 8,000। और दोनों मिलाकर 20,000 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया है कि इसके बाद अगर मैं प्रॉफिट्स देखूं तो पहले वाले से उसको प्रॉफिट हो रहा था कितना, क्या लिखा था उसमें, प्रॉफिट लिखा था फर्स्ट वाले का 8%, सेकेंड वाले का 7%। तो 8% ऑफ x प्लस 7% ऑफ y, इसको मैं क्या कोशिश करूंगा, मैक्सिमाइज करने की। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? ठीक है, अपन कुछ एक इक्वेशंस बनाकर फिर पूरे ग्राफ को भी एक बार क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आप लोगों को पढ़ना है दैट इज एग्जाम्पल 5th। फिर ट्रांसपोर्टेशन वाला भी पढ़ेंगे
अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे अभी। एग्जाम्पल 5th, ठीक है। Example 5th, a diet is to contain at least 80 units of vitamin A. Example 5th पढ़ना है, पेज नंबर 631। ठीक है। A diet is to be contain at least 80 units of vitamin A, 100 units of mineral. Two foods F1 and F2 are available. Food F1 cost 4 rupees per kg, F2 cost 5 rupees per kg. The 1 kg of food F1 contains 3 units of vitamin A, 4 units of mineral, 1 kg of F2। तो पहले इंफॉर्मेशन अपन टेबल वाइज बना लो तो बेटर रहता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक F1 है और एक F2 है। अब इसमें आपके पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या है, विटामिन ए और मिनरल। F1 के 1 kg में क्या अवेलेबिलिटी है, 3 यूनिट्स और 4 यूनिट्स। और F2 में क्या अवेलेबिलिटी है, 6 और 3। एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, 80 और 100। ठीक है। और कॉस्ट है इनकी 4 रुपीज पर केजी एंड 5 रुपीज पर केजी। सिंपल। तो यहां पर अपने पास 4 और 5 रुपीज पर केजी कॉस्टिंग है। यहां पर ये ध्यान रखो, दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट लिखा है, इतनी तो चाहिए या इससे ज्यादा, पर इससे कम नहीं चलेगी। मतलब अगर कोई मुझे कहता है मुझे 10 रुपए या उससे ज्यादा चाहिए पर उससे कम में मेरा काम नहीं होगा, तो मैं उसको बोलूंगा 10 से ऊपर या 10 देना, पर उससे कम नहीं। तो यहां पर भी क्या है, 80 यूनिट्स उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की। तो यार यहां पर अपन मान लेते हैं कि इसका x kg लिया, इसका y kg लिया। तो पहली इक्वेशन जो अपनी बनेगी वो बनेगी 3x + 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80। 80 या उससे ज्यादा पर उससे कम नहीं। यहां पे क्या बनेगी, 4x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। और कभी भी ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसमें जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 4x + 5y, जिसको मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा। वापस सुनते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि यार अपने पास F1 में 3 यूनिट्स मिलते हैं 1 kg में, अपन ने तो x kg लिया तो दैट इज 3x। और F2 में अपने पास 1 kg में 6 यूनिट्स मिलते हैं, तो अपन ने y kg लिया तो दैट इज 6y। जब 3x + 6y करा तो मैंने ये कोशिश करी कि यार मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट 80 यूनिट्स थी, तो या तो वो उससे ज्यादा हो या उसके बराबर, पर उससे कम नहीं। तो इक्वेशन क्या बनी, 3x + 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, प्रॉपर इक्वेशन। और ऐसी सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, 4x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब यहां पर देखा जाए तो x और y जो है, जो उसकी क्वांटिटी वो जीरो तो नहीं हो सकती दोनों फूड्स की, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके साथ ही अपनी कॉस्ट की इक्वेशन बनी 4x + 3y। हमेशा कॉस्ट की जब बात होती है तो वी ट्राई दैट कॉस्ट इज मिनिमाइज। ठीक है, जरा इसको लिख लो बेटा। फिर अपना एक ट्रांसपोर्टेशन वाला आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन अपन पूरा ग्राफ के साथ एंड तक पूरा कैसे सॉल्व करते हैं वो भी करेंगे।
अभी अपनी मेन है कि अपन कितनी सारी इक्वेशंस बना पाते हैं। जितनी ज़्यादा इक्वेशंस बना पाएंगे उतना बेटर होता जाएगा बेटा पार्ट। और क्लियर हो गया तो रिप्लाई दिया करो, एक्टिव रहा करो। मुझे मालूम है कई लोगों को ये वाला पार्ट वैसे इजी लगता है, फिर भी एक बार इसमें इक्वेशंस बनाने को अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे बेटा। ट्रांसपोर्टेशन वाले में सिर्फ आप लोगों को ही मुझे उम्मीद है कि कभी पूछ लें, क्योंकि अगर मैं पुराना कैरियर बताऊं कि यार कभी भी कोर में आज तक ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तुम्हारे लिए 8 नंबर का ये टॉपिक है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि तुमसे पूछ लें। ठीक, अब बेटा एग्जाम्पल 6 एक बार पढ़ लो, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सब ध्यान से पढ़ना। A brick manufacturer has two depots, A and B, with a stock of 30,000 and 20,000 bricks, respectively. He receives an order from the three builders PQR, 15,000, 20,000 and 15,000. ठीक है, तो इसमें एक डायग्राम रहता है, वो डायग्राम साथ में समझ लेते हैं, उससे इजी भी हो जाता है। ए के पास ब्रिक्स अवेलेबल हैं 30,000 और बी के पास ब्रिक्स अवेलेबल हैं 20,000। ठीक है, दो डिपो हैं जहां पर उसकी ब्रिक्स रखी हुई हैं। अब वो तीन जगह सप्लाई कर रहा है, तीन बिल्डिंग्स में, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो पी की रिक्वायरमेंट क्या बोली गई, दैट इज 15,000। ठीक है, फिर 20,000 और फिर 15,000। आप एक छोटा सा कैलकुलेशन देखो यार कि यार ए और बी के पास मिलाकर 50,000 है और रिक्वायरमेंट भी 50,000 है, तो कभी भी ये मिसमैच नहीं देते। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बताएंगे, ये मैथमेटिक्स में चलता है। जब सीए में अब आप आगे लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ते हो वो एक नेक्स्ट लेवल होता है, बट यहाँ पर इतना ही काफी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो अपन ने मान लिया कि यार ए ने बी को सप्लाई करी एक्स ब्रिक्स, एक्स, इसको सप्लाई करी वाई। हमेशा ध्यान रखना आपके कोर्स में सिर्फ 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, 3 वेरिएबल तो है ही नहीं, तो अपन थर्ड वेरिएबल ले नहीं सकते। मैंने ए से पी की सप्लाई मान ली एक्स, ए से क्यू की मान ली वाई। तो भैया यहां पर ए के पास टोटल कितनी थी 30,000, तो बची हुई इसको सप्लाई करेगा ना, कितनी करेगा 30,000 माइनस एक्स माइनस वाई, बची हुई जितनी कर चुका है उसमें से जो बचेगी वो उसको सप्लाई कर देगा। क्या पहले ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या? एक बार डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा ना तो बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यार यहां पे P को रिक्वायर्ड कितनी थी 15,000, इसको X मिल चुकी है तो बची हुई B सप्लाई करेगा, तो कितनी बची हुई रही 15,000 माइनस एक्स। अब Q की रिक्वायरमेंट क्या थी 20,000, इसको Y तो सप्लाई हो गई, तो और कितनी रिक्वायर्ड है बची हुई, तो 20,000 माइनस वाई। अब R की रिक्वायरमेंट क्या थी 15,000, इसको 30,000 माइनस एक्स माइनस वाई मिल चुकी है, तो बची हुई कौन करेगा B करेगा, दो ही तो सप्लायर है। खत्म। अब ये सब सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई की इक्वेशन है, ये सब क्या हो गई सप्लाई की इक्वेशन हो गई। अब सप्लाई जब भी होता है तो वो नेगेटिव नहीं होता, तो ये सारी इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सप्लाई इज नॉट नेगेटिव, ऐसा नहीं मानते कि माल खराब है वापस आ जाएगा।
ये वो कंडीशन को कंसिडरेशन में ही नहीं लेते, ठीक है। और ये हो जाएगी फिर 15,000 फिर और ये हो जाएगा ठीक है। ये इक्वेशंस पहले देख लो आराम से। एक लास्ट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट वाली इक्वेशन, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, फिर जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपका कंसेप्चुअली। पहले बताओ, इसके फिगर में, डायग्राम में किसी को अभी भी एक भी इशू है तो वापस डिस्कस कर लो, आराम से इक्वेशंस देखो, समझो, फिर बात करेंगे। क्लियर है? थम्स अप दिखाओ, आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने ये पहले अच्छे से डिटेल में बताया है। इसकी एक लास्ट इक्वेशन है कॉस्ट वाली, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। बढ़िया। अच्छा है, तो एक कॉस्ट की इक्वेशन बाकी है, एक सेकेंड देता हूं, थोड़ा सा बड़ा है, आप आराम से लिख लो, देख लो, फिर मैं आपकी वो कॉस्ट वाली इक्वेशन लिखूंगा। क्योंकि वो कॉस्ट वाली इक्वेशन में एक लॉजिक दिया गया है सिंपल सा, कि यार वो कॉस्टिंग है ना, सीधे एक ब्रिक की नहीं दे रहे हैं, 1000 ब्रिक की दे रहे हैं। तो वो अपन कॉस्ट लिखते हैं और फिर उसको समझते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपकी कॉस्टिंग है 40-20-20, दैट इज 40-20-20। फिर आपकी कॉस्टिंग है 20-60-40, ठीक है। तो ये जो कॉस्टिंग है, इसकी इक्वेशन अब कैसे बनेगी वो अपन समझ लेते हैं, बाकी अपन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये इक्वेशंस मैं हटा देता हूं आपकी, वो इक्वेशन थोड़ी लंबी है, ध्यान से समझना। अब ये जो कॉस्ट की इक्वेशन आएगी, पहली लाइन ही समझो, 40x/1000। मैंने बाय 1000 क्यों करा, इसको समझो, क्योंकि 1000 ब्रिक्स की आपको कॉस्ट दे रखी है, तो पर ब्रिक की कॉस्ट कैसे होगी, क्योंकि अपन ने तो x माना है ना। तो 40x/1000, एक ब्रिक की कॉस्ट क्या हुई, 40/1000 ट्रांसपोर्टेशन। यहां पे सेकेंड 20y/1000 प्लस 20/1000, 30,000 माइनस x माइनस y, फिर 20/1000, 15,000 माइनस x, फिर 60/1000 और लास्ट 40/1000 x प्लस वाई माइनस 15,000। इन सबको प्लस करेंगे तो आपकी कॉस्ट की इक्वेशन मिलेगी, जो कि आपको मिनिमाइज करना है। डिवाइड में 1000 क्यों हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है। आराम से देखो, लिखो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अभी क्वेश्चन कराऊंगा विद अ फुल ग्राफ, एंड तक पूरा पॉजिटिव मैक्सिमम मिनिमम सब निकाल के वो करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे।
ठीक है, अब आपको पेज नंबर 641 एग्जाम्पल नंबर 16 एक इम्पॉर्टेंट अलग से इक्वेशन है वो, और एक एग्जाम्पल नंबर 14 640, ये दोनों अपन को करने हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है ये इक्वेशंस, इनको करते हैं और फिर अपन और आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 640 पे पहले एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं, थोड़ा सिंपल है, फिर एग्जाम्पल 16 जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो करेंगे। ठीक है, if a young man rides his motorcycle at 25 km per hour, he has to spend 2 per kilometer. Speed 25 km per hour. Cost 2 rupees per kilometer. अगर वो उसके आगे स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, दैट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, टोटल उसके पास 100 रुपीज है, केवल लिख रहे हैं सिर्फ, और मैक्सिमम डिस्टेंस he wishes to find the maximum distance he can travel in time 1 hour. ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन पहले ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं आपको अच्छे से इसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, इससे x किलोमीटर ट्रैवल करता है और इससे y किलोमीटर ट्रैवल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम का बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर टाइम क्या निकलेगा, पहले वाले का x/25 प्लस y/40। ये जो टाइम है इसका 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले का उसने x किलोमीटर ट्रैवल करा, स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम हो गया x/25। दूसरे वाले का उसने डिस्टेंस था y किलोमीटर और स्पीड थी 40, तो उसका टाइम हो गया y/40। कुछ भी हो जाए वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम उसके पास अवेलेबिलिटी 1 घंटे की थी। अब यहां पर स्पेंडिंग भी है उसके पास, तो उसको यहां लग गए 1 किलोमीटर के 2 रुपए, तो x के लग गए 2x, और वहां 5 रुपए 1 किलोमीटर के, तो y के लग गए 5y। वो भी 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पास 100 रुपए ही है। अब दोनों की स्पीड से उसने कुछ तो ट्रैवल करा कि टाइम के अंदर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉस्टिंग क्या आएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो यहां पर हो गया x प्लस वाई, जो उसको मैक्सिमम कवरेज दे दे। ठीक है, तो दिस इज योर बेसिक इक्वेशंस। अगर इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो बेटा। मुझे मालूम है ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है, कई लोगों को लग रहा है हम तो कर लेंगे, हो गया, थोड़ा बेसिक हो गया, काफ़ी है। फिर भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक 16th वाला और है, वो पढ़ लो बेटा। इसमें थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट और डिफरेंट इक्वेशन आएगी, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा उसको। एन एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर, ये वाला क्वेश्चन बेटा। ठीक है, an aeroplane can carry a maximum of 200 passenger. A profit of rupees 500 is made each executive class ticket, out of which 20% will go to the public welfare. Similarly, the profit of 400 is made each economic class, out of which 25% improvement of facility provided
to an economy class passenger. The remaining profit goes to the airline funds. Airline reserve at least 20 seats for executive class and hover at least 4 times as many as passenger preferred to the airlines by an economy class by then executive. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the net profit of the airlines. ठीक है, सिंपल है. अपन एग्जीक्यूटिव क्लास को मान लेते हैं x और इकोनॉमी को मान लेते हैं y. अब टोटल पैसेंजर देखा जाए जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से वो 200 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो यहां पर x और y मिलाकर हमेशा 200 से कम होनी चाहिए, लेस देन 200 पैसेंजर. 200 से ज्यादा तो वो क्रॉस ही नहीं कर सकते. अब इसके आगे उसने क्या कहा है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास. एग्जीक्यूटिव कितनी है x, उसकी मिनिमम 20 तो होनी ही चाहिए, तो 20 या 20 से ज्यादा हो सकती है पर कम नहीं. एक चीज और बोली है, however at least 4 times as many passenger prefer to travel in economy class than by the executive class. This line बहुत important है. जो इकोनॉमी क्लास वाले हैं वो 4 गुना से हमेशा एग्जीक्यूटिव से ज्यादा होते हैं, तो y is greater than equal to 4x, हमेशा that is 4 times. अब ये जो दोनों इक्वेशन बनती है, इन दोनों से अपन को एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बनती है कि y is greater than equal to 4 into 20, तो y greater than equal to 80 भी बनती है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन. ये जो है ना, यही इक्वेशन के कारण मैंने स्पेशली इसको बोला कि कई लोग ये इक्वेशन भूल जाते हैं इसमें. ठीक है, और बहुत पुराना क्वेश्चन है और आ भी चुका है बोर्ड्स में पुराने में. ठीक है, यहां तक हो गया. अब इसके साथ में ही इसकी प्रॉफिट की इक्वेशन जो अपन देखेंगे, तो प्रॉफिट की इक्वेशन क्या बनेगी, क्या है प्रॉफिट्स, उसमें क्या लिखा था, पहले वाले पे उसको कितना प्रॉफिट है 500 और दूसरे वाले पे 400. ठीक है, दैट इज 500x प्लस 400y, जिसको अपन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमाइज कर दें. क्या कर दें, मैक्सिमाइज कर दें. प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज. अब इसका मैं पूरा ग्राफ और सारी चीजें इसलिए डिस्कस करूंगा कि आपको समझ में आए कि ये इक्वेशंस को कॉमन रीजन क्या और कितना ध्यान रखना है. ठीक है, जरा इसको लिख लो, मैं ग्राफ के साथ भी इसको एक्सप्लेन करूंगा. आराम से लिख लो, पढ़ लो, अगर कोई कंफ्यूजन है दोबारा पूछ लो बेटा. क्योंकि यहां पर एक बात नोटिस करनी कि x की वैल्यू 20 से ज्यादा होनी चाहिए और y हमेशा x से 4 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए. तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो 20 मिनिमम हो गई तो इसकी मिनिमम 80 हो गया, 80 से ज्यादा ही होगा. ये इंपॉर्टेंट लाइन थी. ठीक है, तो अपन साइड में सारी इक्वेशंस एक बार लिख लेते हैं क्योंकि बड़ा ग्राफ बनेगा, उसको देखते हैं. और मैक्सिमम प्रॉफिट की है 500x प्लस 400y. ठीक है, बाकी चीजें इरेज कर देते हैं. ये इक्वेशंस अपन ने साइड में लिख दी है, ग्राफ अभी अपन बनाएंगे. ठीक है, जरा ध्यान से देखना सब.
कर देते हैं कि लाइनें थोड़ी स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि अपन पॉइंट्स कैसे ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यहां पर अगर देखेंगे तो दैट इज 200, 0 और 0, 200। तो यहां पर अपने पास अपन ने पॉइंट्स ले लिए 40, नहीं 40 से भी नहीं लेते हैं, 50 से चालू कर देते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन को बना लेते हैं। अब इसकी शेडिंग देखें, x लेस देन इक्वल टू 100, 200, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 0 0 पुट करूंगा इसमें, तो 0 0 पुट करा तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 200, तो क्या हो गया 0 लेस देन 200 सेटिस्फाइड, तो ये इस साइड शेड होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो ये अपन 5 कर लेते हैं 20। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, तो ग्रेटर देन 20 किस साइड शेड होगा? ऑब्वियस सी बात है ये इस साइड शेड होगा, ग्रेटर देन 20। फिर ये अपना आ गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो 80 ये पॉइंट कुछ होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो इसकी शेडिंग कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। अब इसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लाइन जो बेसिक और सिंपल थी मैंने डायरेक्ट बता दी क्योंकि मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं। अब ये वाली जो लाइन बची हुई है उसको अलग से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पर आ जाती है इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन है अपनी y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। जब यहां पर आपको पॉइंट्स भी लेने हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, x को 0 लोगे तो y भी 0, 0, 0 आ गया। अब यहां पर हमेशा कोशिश करो जब ऐसी कोई लाइन आती जो ओरिजिन से पास हो तो उसमें वही पॉइंट्स लो जो पहले से आपको दिख रहे हैं। यार x की वैल्यू 20 दिख रही है, y की वैल्यू 80 दिख रही है, तो वही पॉइंट्स लो। जब मैं अगर x को 20 लेता तो y 80 आ रहा है, तो 20, 80 हो गया, दिस इज द कॉमन पॉइंट। वो हमेशा आपको कॉमन पॉइंट डायरेक्ट मिल जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब मैंने ये लाइन बना दी।
ठीक है, ये लाइन बन गई, बढ़िया। अब इसकी शेडिंग कैसे करनी है? मैंने कहा था 1,0 1,0 हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, तो 1,0 पुट कर दो। 0 <4, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसके अगेंस्ट शेड होगा, तो यहां पर ये अगेंस्ट वाला काम आ गया, ऊपर हो गया। अब देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें कॉमन रीजन क्या आएगा। कॉमन रीजन अपना आ गया इसमें, प्रेफरेंस पे देखो तो ये सिर्फ इसका कॉमन रीजन हो गया, दिस इज द कॉमन रीजन, और इसके ये और ये पॉइंट हो गया। ये तो था 20,80, ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट निकालना है, दैट इज ए बी और सी। ए पॉइंट तो डायरेक्ट था 20,80, बी और सी कैसे निकालेंगे ध्यान देना। ये जो है y इक्वल टू अगर 4x इस इक्वेशन में पुट करें तो ये हो जाएगा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, ये तुम्हारा b पॉइंट देगा। तो क्या होगा 4x प्लस x दैट इज 5x इक्वल टू 200, तो x की वैल्यू आ गई 40, तो y की 160। और ऐसे ही इस वाले और इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 20 है, तो y की 180 है। तो ABC पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स तक लिख लो। एक एक पॉइंट को अपन z की इक्वेशन में डालेंगे और देखेंगे जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो सही। अब ये प्रॉफिट आप निकाल के बताएंगे। ठीक है, आप एक एक करके ये z की इक्वेशन जो थी अपनी 500x प्लस 400y में ये पॉइंट डाल देंगे। पहले a पॉइंट डालेंगे, मुझे बताओ z की वैल्यू क्या आई, b पॉइंट डालेंगे और z की वैल्यू बताएंगे, और c पॉइंट डालेंगे और z की वैल्यू बताएंगे। जल्दी से चैट में लिखिए, कैलकुलेशन करके बताइए, फिर ये अपना मैक्सिमम ये वाला पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस पहले मार्क करवा दूंगा, फिर भी डाउट्स आएगी तो एक क्लास में अपन डाउट्स भी ले लेंगे कल वाले किसी भी सेशन में, मतलब जो मंडे को अब नेक्स्ट होगा। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराऊंगा और ये बताऊंगा कि इसको एक्चुअली कहां कहां से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। यथार्थ ये थोड़ा तो लॉजिक था ही, मैंने बोला ही था 16 में, 14 के लिए सिंपल कहा था। अच्छा, इसी के साथ इसको ये समझो कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। हमेशा इस टॉपिक में एक लॉजिक ध्यान रखना, आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप इसके बाद पेज नंबर 643 पे एग्जाम्पल 18, फिर इसके बाद एग्जाम्पल 23 एंड एग्जाम्पल 24, 646 और 647 पे, फिर आप अनसॉल्व के मार्क करेंगे। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 10th, 14, 18th, 22, 24, और सिर्फ आपको पुरानी एग्जाम्स के क्वेश्चंस करने हैं, पुरानी एग्जाम्स के क्वेश्चन। अच्छा, बी पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम लोगों ने कर दिया है। दक्ष, रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चंस, एक बार और मैं बोल देता हूं, पुरानी एग्जाम्स के क्वेश्चंस करने हैं। फिर भी मैं आपको वापस बोल देता हूं एक बार हो तो, पेज नंबर 643 पे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है।
फिर 646 पर एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 24, फिर अनसॉल्व के जो मैंने टिक कराए। अच्छा, 10th, 14, 18, 22, 24 और उसके अलावा दक्ष जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन पुरानी एग्जाम के पेपर उठा, जो भी पेपर्स तुझे लगते हैं कि बेटा सारे आ चुके हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर करो, जितने स्कूल से पेपर कलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, मैं मैक्सिमम कोर के टाइम पर भी यही करता था कि यार ये वाले चैप्टर में क्या होता है, हर बार क्वेश्चन नया बन सकता है। तो आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चंस को करना है। जैसे मैंने जो आपको क्वेश्चंस बोले हैं वो सारे करो एग्जाम में, जो अभी मैंने बोले हैं। उसके अलावा आपको पास्ट एग्जामिनेशन मतलब प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो सारे सारे के सारे करने हैं। और साथ में एक काम और करना है कि किसी स्कूल का पेपर मिल जाए तो इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो और अच्छा प्रिपेयर होगा। दिस इज अ राइट वे टू प्रिपेयर द चैप्टर। आपको किसी भी स्कूल का पेपर मिलता है, उसका ये चैप्टर का पेपर क्वेश्चन उठाया कर दिया, ठीक है, ये सही तरीका रहेगा। अब नेक्स्ट वाला चैप्टर अपना कौन सा डिसाइड हुआ था ये बताओ। सबसे पहले मुझे लगता है फाइनेंस ऑफ मैथमेटिक्स डिसाइड हुआ था, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। तो फाइनेंस ऑफ मैथमेटिक्स अपन करेंगे। फिर भी आपके पास टाइम है मंडे तक का, आपको 11th के टॉपिक्स थोड़े से रिवाइज करके आने में, उसमें एन्युटी तो पूरा ही बताऊंगा, फिर भी आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। उसमें मैक्सिमम 2 दिन में अपन वो कंप्लीट करेंगे अच्छे से, सारे क्वेश्चन यहीं प्रैक्टिस भी करेंगे। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।